भारतीय भूगोल की श्रृंखला में आज हम हिमालय को हम पढ़ चुके हैं। हिमालय के बाद में मध्यवर्ती मैदान में पढ़ रहे थे। मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत हमने बांगर, खादर वगैरह उसका जो विभाजन था वो बता दिए थे, लेकिन अब हम इसी मैदान को लेकर के नदियों के पर्पस से बताएंगे कि कौन सा मैदान किस नदी के क्षेत्र में आता है। अगर हम बात करेंगे उत्तर भारत के मैदान की, तो उत्तर भारत के मैदान में मुख्य रूप से 3 नदियों का योगदान है। वो एक नदी है ऊपर की तरफ की, यहाँ की सिंधु नदी है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बाद में ये वाला क्षेत्र जो गंगा के क्षेत्र में आएगा, और ये वाला क्षेत्र ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करेंगे सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी के आसपास कि सिंधु का मैदान जो है, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। सहायक नदियाँ कि उसको ट्रिब्यूटरी जो उसमें सहायता देती है, उसको जल प्रदान करने का काम करती हैं। तो अगर जो हम सिंधु नदी का देखेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन ये सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। ये वाला पोर्शन जो ये 3 पार्ट दिख रहे हैं, ये गंगा नदी द्वारा निर्मित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। तो अगर जो हम इसका जो उत्तर भारत के मैदान का विभाजन करें, तो हम सबसे पहले बता देते हैं कौन कौन से मैदान हैं। वैसे हैं सभी उत्तर भारत के मैदान, लेकिन हम उसका डिवीजन करके बता दें कौन कौन से हैं। ऊपर का जो ये मैदान दिख रहा है, पंजाब हरियाणा का मैदान है, पंजाब हरियाणा का मैदान। ये वाला मैदान जो है राजस्थान का मैदान है, राजस्थान का मैदान। और ये वाला मैदान ऊपरी गंगा का मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान। और ये मध्यवर्ती मैदान जो दिख रहा है, मध्य गंगा का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान। और ये वाला क्षेत्र निम्न गंगा का मैदान है, निम्न गंगा। और इस तरफ ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम एक एक मैदान को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे राजस्थान के मैदान से। अगर जो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। नोट करने का पर्पज़ से आप उत्तर भारत के मैदान का विभाजन आप हेडिंग डाल के इनको लिख सकते हैं। पर सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देना राजस्थान के मैदान को। राजस्थान के मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई, किन कारणों से, उसमें क्या क्या भूमिका है, उनको हम देखेंगे। राजस्थान के मैदान को जब हम डिवीजन करें तो इसको 2 पार्ट में डिवीजन कर सकते हैं। एक उत्तरी राजस्थान का मैदान, एक दक्षिणी राजस्थान का मैदान। दक्षिणी राजस्थान का मैदान मरुस्थलीय है, कि दक्षिण में हम देखेंगे तो थार का मरुस्थल पड़ता है। तो ये वाला हिस्सा कैसा है, मरुस्थलीय। इस क्षेत्र की एक फेमस नदी लूनी नदी है। सिर्फ कौन सी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी। इस मैदान का निर्माण अरब सागर के ऊपर उठने से हुआ है, क्योंकि ये आप जान रहे होंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था। इसके बगल में अगर जब देखेंगे तो अरबियन प्लेट है। तो दोनों के जब टक्कर हुई है साइड में, ऊपर की तरफ तो यूरेशिया है, लेकिन इस साइड में अरबियन प्लेट पड़ेगी। तो उसके टकराव से जो ये बीच का हिस्सा जो था, ये वाला हिस्सा, ये कुछ हिस्सा ऊपर उठ गया। तो उसी के इसका निर्माण हुआ। आगे चल करके हम देखेंगे तो जो ये गुजरात का क्षेत्र है, कच्छ, करण वगैरह भी एक ज़माने में किसका हिस्सा हुआ करते थे, अरब सागर का हिस्सा हुआ करते थे। किंतु आज एक सिर्फ उसके अवशिष्ट मात्र बचे हुए हैं। तो राजस्थान के मैदान को मैं 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं। एक है दक्षिणी राजस्थान, एक उत्तरी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में मेन अंतर यह है कि दक्षिणी राजस्थान का मैदान कैसा है, मरुस्थलीय है, लेकिन उत्तरी राजस्थान का मैदान अरावली पर्वत श्रेणी के पास में स्थित होने के कारण कैसा, रॉकी है, कि कैसा पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है। ऊपर का क्षेत्र बिल्कुल अधिकतर एक प्रकार से कह सकते हैं बांगर है। बांगर का मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था बांगर और खादर के बारे में। बांगर कैसी होती है, पुरानी मृदा होती है। तो अगर हम राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र लें, उत्तरी क्षेत्र, तो कैसा है, बांगर है, लेकिन है रॉकी क्षेत्र, कि पहाड़ी क्षेत्र है। ऊपर का क्षेत्र पहाड़ी, नीचे का मरुस्थली। तो इनको आप याद रखिएगा, मरुस्थली। और इनको दरअसल मरुस्थल क्यों है, कारण क्या है, उसके पीछे एक बात और बता दें कि अरब सागर से उठने वाले मानसून जो उठता है, यहाँ पे सीधे इस तरीके से पैरेलल में क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी और अरब सागर की शाखा दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से बारिश नहीं करा पाते, इसलिए मरुस्थल का विकास और ज़्यादा यहाँ पे हो पाया। क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी नमी खो देती है। तो एक कारण यही है कि यहाँ पे मरुस्थलों का निर्माण हो गया है। मरुस्थल बनने के पीछे यही कारण है। कोई भी चीज़ जब बादल अपने बारिश लेकर के अपने पानी लेकर के चलते हैं, तो 2 तरीके से बारिश करा सकते हैं। एक बारिश तब होगी वो चलते चलते या किसी पर्वत से टकरा जाते हैं, या दूसरा कारण हो सकता है जब उनमें गर्म हवा उनमें प्रवेश कर जाए। गर्म हवा कि गर्म हवा प्रवेश करेगी तब बारिश कराएंगे, या तो फिर उनमें किसी जाकर के पर्वत से टकरा जाएँ। क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी और बंगाल की कि अरब सागर की शाखा दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। तो इसलिए मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो राजस्थान का मैदान कैसा है, मरुस्थली है। वैसे नॉर्मल में देखेंगे तो ये सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें योगदान लूनी नदी का ही है। फिर बात आएगी पंजाब हरियाणा का मैदान। इस तरफ मैंने डिवीजन भी कराया, पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब और हरियाणा के मैदान की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। सिंधु की सहायक नदियों में कौन कौन से, सतलज है, व्यास है, रावी है। सतलज, व्यास, रावी, इन 3 नदियों के से निर्मित है ये मैदान। इन 3 कि लेकिन फिर भी अगर जो हम देखेंगे तो जो इसका और दोनों का बॉर्डर लाइन है, कि राजस्थान का मैदान और ऊपर का जो पंजाब हरियाणा का मैदान है,
इन दोनों की जो बाउंड्री लाइन है वो कुछ हद तक रेतीली है। रेतीली का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको रॉकी क्षेत्र देखने को मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र, लेकिन है मरुस्थल। मतलब कि अगर जो मौसम की बात करेंगे तो दोनों जगह मरुस्थली है, लेकिन ये वाला क्षेत्र रॉकी है। इसमें कुछ बालू के मतलब कि आपको कुछ अवशेष, मतलब कुछ उठी हुई चीज़ें मिलेंगी जो बालू के आकार के स्तूप की जैसे आपको दिखेंगी, लेकिन अब बालू का स्तूप नहीं है, याद रखिएगा। तो बालू के कुछ टीले उठे हुए दिखेंगे जिनको क्या बोलते हैं, दहिया बोलते हैं। दहिया दहिया ये आपको पंजाब एवं हरियाणा के मैदान में देखने को मिलेंगे। ये हम तब बताएंगे जब हम पवनों के द्वारा निर्मित आकृतियों के बारे में, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको हल्का से याद रखिए। तो इसमें क्वेश्चन आपको इस तरीके से याद रखना है, पंजाब हरियाणा का मैदान किन नदियों के द्वारा निर्मित है। पंजाब हरियाणा का मैदान 3 नदियों द्वारा निर्मित है, सतलज, रावी और व्यास नदियों से। मतलब कि जब नदियाँ चलती तो अपने साथ निक्षेप भी लेकर के आती हैं, क्योंकि उनके अवसाद होते हैं। जब नदियाँ जिस क्षेत्र में चलेंगी तो अपने अवसाद लेकर के आएंगे, अवसादों के जमाव से ही जलोढ़ मिट्टी बनेगी, जलोढ़ मिट्टी से मैदानों का निर्माण हुआ है। तो ये वाला मैदान इन 3 नदियों के द्वारा निर्मित है। फिर बात आएगी गंगा नदी। सहूलियत की दृष्टि से इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जितना भी मैदान है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है, गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा। अगर इसमें लेकिन मुख्य योगदान गंगा एवं यमुना का ही है, मुख्य योगदान गंगा यमुना, बाकी उसकी जो भी ऊपरी की सहायक नदियाँ, दक्षिण की सहायक नदियाँ, उनका योगदान है, लेकिन मुख्य रूप से गंगा एवं यमुना का मैदान है। तो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो सबसे पहले हम लेंगे ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान के मुख्य भूमिका इसमें किसकी है, यमुना नदी की है। यमुना नदी ने अपने इसमें निक्षेप जमा किए जिससे इसका निर्माण हुआ है। तो हम और इसमें देखेंगे ऊपरी गंगा के मैदान में यमुना है, शारदा है, काली है और रामगंगा। रामगंगा आप जानते होंगे गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ऊपर के क्रम भी है, रामगंगा, गोमती वगैरह ऊपर की नदियाँ हैं। तो कहने का मतलब है कि उनके द्वारा निर्मित है ये ऊपर की जो नदियाँ आती है, और नीचे की तरफ से जो यमुना आती है। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित ये मैदान है। उसका क्रम भी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सीक्वेंस में भी है। तो आप नदियों के चैप्टर में इसके बारे में बताएंगे, तो इनको याद रखिएगा, उनके द्वारा निर्मित है। ये भारत के स्तर पे गंगा नदी सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप अपने पास साथ में लेकर के आती है। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो चाहे वो सिंधु नदी हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो, उसकी तुलना में गंगा नदी का जो मैदान, मतलब कि जलोढ़ का क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा विस्तृत है गंगा का, क्योंकि गंगा का प्रवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र भी भारत में सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका निक्षेप सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं उत्तर, क्योंकि यहाँ पे सभी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, चाहे ये क्षेत्र हो, ये क्षेत्र हो, ये क्षेत्र हो। तो हम इसको बता रहे हैं आगे कैसे कैसे है इसमें। तो ये वाला किसके द्वारा, गंगा यमुना के द्वारा निर्मित है। फिर बात आएगी मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा मैदान का विस्तार मुख्य रूप से यूपी और कुछ हद तक कहाँ तक है, बिहार में पड़ता है, कुछ हद तक बिहार में भी है, मतलब यूपी और बिहार, लेकिन अधिकांश क्षेत्र कहाँ तक पड़ता है, यूपी में ही है। इसका अगर जो इसका पूर्वी किनारा देखें, पूर्वी किनारा तो करीब पटना तक है। पटना के बाद फिर ये निम्न गंगा का क्षेत्र आ जाता है, तो पटना तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें सब अगर जो हम देखेंगे इसमें, तो अगर जो खादर बांगर की अगर जो हम दृष्टि से देखें तो यहाँ पे आपको खादर बांगर और यहाँ पे तराई की बेल्ट ऊपर की तरफ जो होगी, भावर की बेल्ट आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगी इसी क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि हिमालयी नदियाँ अधिकतर जो हैं यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि गंगा की सहायक नदियाँ ऊपर की तरफ से जो भी आती हैं वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और तो उनके द्वारा लाए गए निक्षेपों की वजह से यहाँ पे ये तीनों बेल्ट सबसे ज़्यादा दिखती हैं, चाहे वो भावर क्षेत्र हो, चाहे वो तराई की बेल्ट हो या खादर बांगर हो, तो तीनों आपको दिखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो ये वाला बेल्ट आप याद रखिएगा कि गंगा का ये क्षेत्र है। चौड़ाई वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं कि कितना चौड़ा है, कितने किलोमीटर, इसको आप मत याद रखिएगा, लेकिन नॉर्मल में आप इतना याद रखिए कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में ये विस्तृत है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। फिर बात आएगी निम्न गंगा मैदान की। निम्न गंगा मैदान, क्योंकि आप जानते होंगे गंगा का विस्तार अगर जो हम देखेंगे तो उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश तक है। तो निम्न गंगा का मैदान अगर जो हम देखें विस्तार की दृष्टि से तो भारत और बांग्लादेश दोनों में पड़ता है। पटना से लेकर के अगर जो हम भारत में देखें तो पटना के बाद का क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल है तो दोनों में पड़ता है, मतलब कि बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल 2 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। ये अगर जो उत्तर की देखेंगे तो ये हल्का सा नेपाल की बाउंड्री से, मतलब दक्षिण से पूरा सेक्टर में पड़ता है। इसके तुरंत बाद फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाएगा। तो इसकी खासियत क्या है निम्न गंगा मैदान की? निम्न गंगा मैदान की खासियत है कि खासकर यहाँ पे चावल की खेती की जाती है, क्योंकि आप जानते होंगे
खाड़ी की शाखा से ये वाला एरिया हमेशा कैसा रहता है, नमी युक्त बना रहता है, और जहाँ पे नमी होगी तो वहाँ पे हमेशा चावल की खेती की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ बीमारियां, जैसे मैंने बताया था कि जहाँ पे किसी भी जीव के पनपने के लिए दो अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं में पनप सकता है। एक तो होता है हॉट, दूसरा होता है ह्यूमिड। मतलब कि अगर जो गर्मी है और दूसरी की तरफ नमी है, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, चाहे वो फसल हो चाहे जो कुछ भी हो, उनके लिए दो कंडीशन होती है, एक हॉट एक ह्यूमिड। अगर जो गर्मी है और नमी है तभी उनमें ऐसी मतलब वो पनपेंगे तो अपने साथ कुछ बीमारियां भी जरूर लेकर के आएंगे। एक तो तराई की बेल्ट, दूसरा है पश्चिम बंगाल, नीचे का उड़ीसा का क्षेत्र, इन सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। पश्चिम बंगाल का अगर जो हम बेल्ट लेंगे, सुंदरबन के पास का जो डेल्टाई क्षेत्र मतलब हुगली नदी के पास का क्षेत्र जो भी है, इनमें ये कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है। हॉट भी रहेगा, ह्यूमिड भी रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नमी रहती है। नमी होने की वजह से यहाँ पे बहुत से रोगग्रस्त मतलब कि जीव वगैरह यहाँ पे रहते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मतलब जितने भी रोग हैं सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और पश्चिम बंगाल की और भी मैं बात बता दूँ, पश्चिम बंगाल में क्योंकि अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो जितने भी इस तरफ के क्षेत्र हैं उनकी तुलना में ये क्षेत्र क्या है, कम डेवलप हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो पाया है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं वगैरह चली हैं वो सभी इस क्षेत्र में ज़्यादा डेवलप हुई है। तो एक प्रकार से पिछड़ा भी है, और दूसरी कंडीशन ऐसी भी पाई जा रही तो बीमारियों के प्रकोप से बहुत ज़्यादा रहता है। इसके पास में अगर हम देखेंगे ये वाला क्षेत्र जो पूरा है, मतलब कि पश्चिम बंगाल के साइड का जो ये बांग्लादेश है, तो पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के पास का पूरा क्षेत्र इसी मैदान के अंतर्गत आता है, निम्न गंगा का मैदान। मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं पद्मा और जमुना का मैदान भी कह सकते हैं, इसके आसपास का यहाँ पे मतलब बांग्लादेश में उस मैदान को बोलते हैं, इसी निम्न गंगा मैदान को। तो उसके बाद में निम्न गंगा मैदान की बात आएगी ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात क्या है, ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात यह है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान पश्चिम को छोड़कर तीन तरफ से पहाड़ियों से ही घिरा हुआ है, तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चाहे हम इस तरफ देखें चाहे इस तरफ देखें, इस तरफ देखें तो गारो खासी जयंतिया, ऊपर की तरफ नमचा परवा जैसे पर्वत इसको घेरे हुए हैं, ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो कंचनजंगा जैसे पर्वत। मतलब कि जो ये पूरा जो क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र, ये कैसा है, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र पूरी तरीके से तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लेकिन अगर जो हम असम के क्षेत्र में आते हैं, असम में, तब ये हमको असम के क्षेत्र में ये हमें देखने को मिलता है कि ये मैदान का रूप ले लेता है। असम का क्षेत्र, असम गुवाहाटी के आसपास का डिब्रूगढ़ का जो क्षेत्र है वो कैसा है, मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ब्रह्मपुत्र नदी ने भी अपने मतलब कि नमचा परवा पर्वत से ऊपर की सीढ़ियों को काट करके यहाँ से कुछ जलोढ़ों का निक्षेप किया है। जलोढ़ों के निक्षेप की वजह से एक मैदान का निर्माण हुआ है, जिसको हम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान की कुछ खास क्वालिटी नहीं है। अगर जो हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें, अगर जो हम नदियों के अपेक्षा, तो सिंधु नदी का मैदान, गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो तीनों नदियों में ब्रह्मपुत्र का मैदान सबसे छोटा है। ब्रह्मपुत्र का मैदान सबसे छोटा है। ब्रह्मपुत्र के मैदान की सबसे ज़्यादा विस्तार असम में ही है, लेकिन कुछ हद तक मेघालय में भी इसके विस्तार देखने को मिलते हैं। मेघालय, उसके बाद में बांग्लादेश में विस्तार में मिलता है, लेकिन बांग्लादेश को हमको नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इंडिया के पर्पज़ से पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से मैदानों के डिवीज़न में आपको इतनी चीज़ें जाननी है। नदियों की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में कौन कौन सी नदियाँ रहेंगी, ब्रह्मपुत्र में उसकी सहायक नदियाँ, कपिल धारा हो, चाहे कामेंग नदी हो, चाहे तिस्ता नदी हो, चाहे लोहित हो, चाहे बराक, मतलब उन्हीं की नदियों के द्वारा निर्मित ये मैदान है पूरी तरीके से ब्रह्मपुत्र का मैदान। मध्य गंगा मैदान सभी गंगा की सहायक नदियाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, मध्य गंगा मैदान में नीचे की तरफ से जो सोन आती है, तो निचला क्षेत्र जो है सोन के द्वारा निर्मित है, सोन नदी के द्वारा। और सोन आप लोग जानते होंगे दक्षिण भारत से उत्तर की ओर नदी आती है और ये पटना के पास में गंगा में मिल जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा कि मतलब कि मध्य गंगा मैदान के निर्माण में किन किन नदियों का योगदान है। तो आप देख लीजिए, मध्य गंगा के मैदान में घाघरा है, राप्ती है, गंडक है, तीन नदियाँ हैं जिनके निर्माण में योगदान देती हैं। मध्य गंगा मैदान में मध्य गंगा में घाघरा, राप्ती, गंडक है। निचली गंगा में मुख्य रूप से गंगा ही नदी है। तो मेरे हिसाब से उत्तर भारत के मैदान का डिवीज़न था, इसको आप याद रखिएगा। ये एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, मेंस के, क्योंकि आप क्वेश्चन मैंने देखा है कि उत्तर भारत के मैदान के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोग इसको करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।